हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे पूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है कि लैंडस्टीनर, कार्नबर्ग, ब्राउन, हार्वे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन है कि गुर्दा से, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय से। पेसमेकर का जो संबंध है हृदय से होता है। हृदय में हमारे 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि दिल, सीरा, धमनी, कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनी। धमनी जो होता है इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो प्रश्न है कि निम्न में किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो इसका उत्तर सही है धमनी। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि की थायरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है कि TSH, FSH, LTH और ACTH। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा TSH। TSH जो है थायरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन है कि बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। तो इसका सही उत्तर है घटता है। जब हम सोते हैं तो उस समय हमारा रक्तदाब घटता है। नेक्स्ट है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो इसका ऑप्शन है कि ECG, स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमैनोमीटर और आर्म बैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर से रुधिर दबाव मापा जाता है। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है कि लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है कि यकृत से, वृक्क से, हृदय से, फेफड़ा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय से। लब डब की जो ध्वनि निकलती है वो हमारे हृदय से निकलती है। जब हमारा हृदय धड़कता है, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है सोमाटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन, इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की जो सुई होती है गाय और भैंसों के थानों में दूध उतारने के लिए लगाया जाता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है। अग्नाशय के या बीटा सेल से निकलता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो इसका ऑप्शन है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 सेकेंड। मनुष्य के जो हृदय होता है एक बार धड़कने के लिए 1.5 सेकेंड का समय लेता है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो इसका ऑप्शन है कि 58 बार, 67 बार, 72 बार और 90 बार। तो इसका सही उत्तर है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में जो हृदय धड़कन होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है दायां अलिंद, एक होता है दायां नीलय और एक होता है बायां अलिंद और बायां नीलय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। तो इसका ऑप्शन है थायराइड, जठर, यकृत, अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जठर। जठर एक प्रकार का पाचक रस है, जबकि थायराइड ग्रंथि है, यकृत भी ग्रंथि है, अग्नाशय भी ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि सीरा से, धमनी से,
त्वचा से, तंत्रिका से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनी से। नाड़ी दर जो है धमनी से मापा जाता है, क्योंकि जो धमनी में हमारा ब्लड होता है हाई प्रेशर के साथ रहता है, जबकि सीरा में ब्लड लो प्रेशर के साथ रहता है। इसीलिए नाड़ी धड़कन के लिए हम लोग धमनी के मापते हैं। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन है शरीर के वजन का 10%, 25%, 7%, 5%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर के वजन का 7%। जो स्वस्थ मानव शरीर में शरीर के वजन का 7% रक्त पाया जाता है, जो सामान्यतः 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है कि प्लीहा, फेफड़ा, हृदय और यकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा जो है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। फेफड़ा जो होता है रुधिर का फिल्ट्रेशन करता है, और हृदय जो है हमारे रक्त को पंपिंग करता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस और पैरालिसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस। मानव के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं, और शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारे फेफड़ा में होता है। नेक्स्ट है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो इसका ऑप्शन है कि प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा जो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और इसमें पाया जाने वाला तत्व आयरन होता है। आयरन होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो इसका ऑप्शन है कि फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी और हृदय शिरा और फुफ्फुस शिरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा के द्वारा साफ रक्त जो होता है फेफड़े से हृदय में आता है, जबकि फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से फेफड़े की ओर जाता है। नेक्स्ट है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो इसका ऑप्शन है फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेपेरिन। हेपेरिन के कारण जो हमारा ब्लड होता है वह जमता नहीं है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन है इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इसिनोफिल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाओं को हम इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जबकि श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस वीडियो में आपको यदि अच्छा लगा क्वेश्चन तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन है कि कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। बाकी जो शहर हैं कानपुर ये गंगा के किनारे स्थित हैं, पटना भी गंगा के किनारे स्थित है और वाराणसी भी गंगा के किनारे स्थित है, जबकि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। तो ये भी याद कर लें। यमुना की 3 सहायक नदियां हैं, एक है बेतवा, एक है केन और एक है चंबल। नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। गंगा नदी के तट पर
पटना स्थित है, जबकि कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो इसको साथ में याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, पेन्नार। तो इसका सही उत्तर है मांडवी। गोवा राज्य की जो राजधानी पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा में एक और नदी है जो कि गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है, जुआरी नदी। एक मांडवी नदी है और एक जुआरी नदी। तो पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है और जुआरी नदी को गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा जो शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था। तो ये भी साथ में याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी। तो इसका सही उत्तर है झेलम नदी। जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। और झेलम नदी बेरी नाग झील से निकलती है और यह बुलर झील में प्रवेश करके बहती है। तो ये भी याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि नर्मदा, तापी, सोन, कावेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापी। सूरत जो है तापी नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। सोन भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि नर्मदा, तवा, तापी और छिपरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छिपरा। उज्जैन जो है छिपरा नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि दामोदर, स्वर्णरेखा, म्यूराक्षी, अजय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। तो इसका ऑप्शन है कि कानपुर, पटना, बरौनी, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि फल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरयू। अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो इसका ऑप्शन है कि मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि महानदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। तो इसका ऑप्शन है कि हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई की मदद से भारत में मिलाया गया था
इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था पोलो। पोलो ऑपरेशन जो चलाया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए चलाया गया था। कश्मीर को हम विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था, कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था, जबकि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई की मदद से, कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। तो इसका ऑप्शन है कि असहयोग आंदोलन, रौलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था और यह 1918 ईस्वी में आंदोलन हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन 1919 में हुआ, रौलेट सत्याग्रह भी 1919 में हुआ और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो इसका ऑप्शन है कि अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे तथा यह सबसे कम उम्र में बनने वाले भी अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले बैठक की अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी, जबकि कांग्रेस के संस्थापक जो थे एओ ह्यूम थे और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो इसका ऑप्शन है कि माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना और बेबेल योजना। तो इसका सही उत्तर है माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था और योजना 3 जून 1947 को आया था, जबकि क्रिप्स योजना 1942 में आया था, चेम्सफोर्ड योजना ये 1919 में आया था और बेबेल योजना 1945 में आया था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो साथ में इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका ऑप्शन है कि लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1919 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जबकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार 1853 में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी, जो मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। तो इसका ऑप्शन है कि 1917, 1915, 1918, 1925। तो इसका सही उत्तर है 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था। 1917 में देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किए थे। नेक्स्ट है कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में
कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। यानी बोल रहा है कि इन पश्चिमी वाहिनी यानी पश्चिम में बहने वाले नदियों में से कौन दो पर्वतों के बीच से होकर बहती हैं, तो वे नदी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है कि शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो जो पर्वत हैं, एक है विंध्य पर्वत श्रेणी और एक सतपुड़ा श्रेणी के बीच में एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का मानक समय रेखा उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद के समीप। भारत का मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के समीप स्थित है, जिससे हमारे देश का समय का निर्धारण किया जाता है। मानक समय रेखा जो है भारत के निम्न राज्य से होकर गुजरता है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है उड़ीसा। ये पांच राज्यों से होकर हमारा मानक समय रेखा जो है गुजरता है, जो कि हमारे समय का निर्धारण जो है इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से होता है। नेक्स्ट है कि कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है केरल। कार्डमम पहाड़ी जो है दक्षिण भारत में स्थित है, केरल राज्य में, और यह भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम की पहाड़ी। इसे इलायची का पहाड़ भी कहा जाता है और यहाँ पे छोटी इलायची का उत्पादन होता है, जबकि बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम राज्य में होता है। बड़ी इलायची का उत्पादन जो होता है केरल में होता है कार्डमम के पहाड़ी में, और इसलिए कार्डमम को इलायची का पहाड़ भी कहते हैं। और कार्डमम की पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका ऑप्शन है कि अरेबियन, कालाहारी, सहारा, थार। तो इसका सही उत्तर है सहारा जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि थार जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो इसका ऑप्शन है विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल, मिशिगन। तो इसका सही उत्तर है सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, जबकि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील बुलर झील है, जबकि विश्व में सुपीरियर झील है। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। नेक्स्ट है कि मोरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। तो इसका ऑप्शन है कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर में मोरियाना ट्रेंच स्थित है, जो कि सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त प्यूरिटिको गर्त है, जबकि हिंद महासागर में सुंडा गर्त है।
सुंडा गर्त है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मोरियाना। अटलांटिक में प्यूरिटिको और हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है कि न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। तो इसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पे वर्तमान में डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो इसका ऑप्शन है कि पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है और इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वह जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। तो यह अक्सर पूछा जाता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो द्वीप का नाम है जावा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? तो इसका ऑप्शन है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका सही उत्तर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जो शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इसके साथ एक और शब्द को शामिल किया गया था, वो था अखंडता। तो ये तीन शब्द थे जिनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर प्रस्तावना में शामिल किया गया था। वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन है कि 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में। तो इसका सही उत्तर है 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में पारित किया गया और इसी के आधार पे 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष थे इलीजा इम्पे। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ये 2 पॉइंट हैं कि 1773 के आधार पे ही 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष इलीजा इम्पे थे और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुई जिसके जो शुरू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका ऑप्शन है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह अंकित है। अनुच्छेद 2 में भारत नए राज्यों को मिला सकता है या स्थापना कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 3 में वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि इससे संबंधित जो भी कानून है वह संसद बनाएगी। तो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन है कि राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 अन्य न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI टोटल 34 न्यायाधीश
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में हैं। आगे देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, यानी अधिकतम उम्र कितनी है। तो इसका ऑप्शन है कि 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम 65 वर्ष तक न्यायाधीश बन सकता है, जबकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश अधिकतम 62 वर्ष न्यायाधीश बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष तक और हाई कोर्ट का 62 वर्ष तक। अगला देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।